क्रोनिक डिजीज होता क्या है और ये लोगों का जड़ से क्यों नहीं ठीक हो पाता है? क्रॉनिक डिसीज वो होता है जो आपके साथ जीवन साथी के रूप में जीवन भर चलता है। क्रॉनिक डिसीज जिसे कहा जाता है ये ठीक ही नहीं हो सकती, ये एक्चुअली रिवर्स भी हो सकती है। आप डायबिटीज ले लो, डॉक्टर पहले दिन बोलेंगे ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, गोली जिंदगी भर खानी पड़ेगी। ये आपको कहाँ से मिला ऐसा नॉलेज कि आप लोगों से हट के काम कर रहे हैं? जब मैं 8 साल का था उस समय अमिताभ बच्चन का कूली फिल्म के शूटिंग के दरमियान एक्सीडेंट हुआ था और अमिताभ बच्चन बहुत सीरियस थे। मैंने उस समय सोचा कैसे डॉक्टर से अमिताभ बच्चन का इलाज नहीं कर पा रहे, बाकियों का क्या करते होंगे। तो दवाई देना वो शॉर्टकट है जिसमें मेहनत ज़्यादा नहीं है और रिजल्ट देना वो लॉन्ग कट है जिसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल सुधार लो तो जड़ से ख़त्म हो जाएगा आपका बीमारी। तो लाइफस्टाइल को बदलने से सारी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। यू आर नॉट पार्ट्स, यू आर अ होल ह्यूमन। योर माइंड कैन क्रिएट हेल्थ और हेल्थ, यूज इट वाइजली। क्यों आपको लगा ये सब लिखना चाहिए? आप पूरी दुनिया का इलाज देख लो तो स्पेयर पार्ट वाला इलाज ही तो चल रहा है। क्या आप किडनी फेलियर वाले इंसानों को भी ठीक कर देते हैं? एक लेडी है जिसकी किडनी खराब हो गई, 97% खत्म। आज 5 महीने से ज्यादा हो गया है, कोई डायलिसिस नहीं। और नेफ्रोलॉजिस्ट खुद कह रहे हैं कि आपको डायलिसिस की जरूरत नहीं है, आपकी किडनी अच्छी काम कर रही है। कैंसर को ठीक आप कैसे करते हैं? पीपल आर रेडी टू डाई रादर देन ट्राई। आप एक ऐसा काम करते हैं जो भगवान ने बनाया ही नहीं उस शरीर में और आपने उसका निर्माण किया। यानी आप एक छोटे से बच्चे के शरीर में गुप्तांग का आपने निर्माण किया, वो भी होम्योपैथिक के थ्रू। मैन वर्सेस मेडिसिन। ज्यादातर जनता दवाई का इस्तेमाल करते हैं इलाज के लिए, हम संपूर्ण इंसान का इस्तेमाल करते हैं इलाज के लिए। मेडिसिन कैन किल। आप एक डॉक्टर हैं और आप ये बोल रहे हैं। हम स्टीरॉइड्स और सप्रेसिव मेडिसिन से इम्यूनिटी को और अंदर के डॉक्टर को दबा देते हैं और फिर बोलते हैं सर मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ। मैं पूछता हूँ ठीक होना क्यों चाहिए आपने। माइंड ट्रांसप्लांट क्या है? आपके बुक्स भी हैं माइंड ट्रांसप्लांट, मतलब आप दिमाग बदल देते हो। आपका दिमाग सपोज पेन ड्राइव से निकाल कर दूसरा दिमाग डाल दिया तो मजा आएगा ना। बिल्कुल आएगा। लोग पहले पैसा कमाने के लिए हेल्थ को गवाते हैं और फिर हेल्थ को पाने के लिए पैसा गवाते हैं। नमस्कार, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है एकता मिश्रा अनफिल्टर्ड में। दोस्तों, आपको पता है कि मैं अपने चैनल पे अनफिल्टर्ड बातें करती हूँ, इसलिए आज मैं एक ऐसे डॉक्टर को लाई हूँ जिनसे आपको बहुत सारी जानकारी मिल सकती है कि आप किसी बीमारी को कैसे जड़ से ठीक कर सकते हैं। जी हाँ, मैं जड़ से ठीक करने की बात कर रही हूँ, क्योंकि जब भी आप डॉक्टर्स के पास जाते हैं वो आपको मेडिसिन्स दे के आपकी जो भी प्रॉब्लम है किसी भी बॉडी पार्ट में है उसको कंट्रोल तो कर देते हैं, लेकिन क्या वो आपको ये गारंटी देते हैं कि ये पूरी तरीके से ठीक हो जाएगा? ये सोचने वाली बात है। तो आज हमारे साथ जो हैं वो पद्मश्री नॉमिनी भी हैं। उनका एक्सपीरियंस इस फील्ड में 30 सालों का हो चुका है और साथ ही साथ 4.5 लाख मरीजों को उन्होंने पूरी तरीके से ठीक भी किया है। जी हाँ, मैं बात कर रही हूँ डॉक्टर रवि वैरागड़े जी की। सर, स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लगा आपने मुझे टाइम दिया और आपसे आज जो कॉमन लोगों की क्वेश्चन है उस पर बातचीत हो सकती है। मेरे हाथ में सर की 2 बुक्स भी है। इस बुक्स में क्या जानकारी है और आपको क्यों पढ़ना चाहिए और इससे आपको क्या मिलेगा वो भी मैं चर्चा करूँगी अपने इस पॉडकास्ट में। तो इस पॉडकास्ट को ज़रूर देखिएगा अगर आपको कोई भी क्रोनिक डिजीज़ है या फिर आप किसी भी बीमारी से परेशान हैं तो। सर, सबसे पहले शुरुआत करते हैं कि क्रोनिक डिजीज़ होता क्या है और ये लोगों का जड़ से क्यों नहीं ठीक हो पाता है? सबसे पहले क्रॉनिक डिसीज वो होता है जो आपके साथ जीवन साथी के रूप में जीवन भर चलता है। तो ऐसे नहीं कि आपका जीवन साथी क्रॉनिक डिसीज है, पर क्रॉनिक डिसीज जीवन साथी की तरह चलता है। हाँ, मरते दम तक साथ मरते नहीं दम तक छोड़े। साथ निभाता है। मैं हमेशा कहता हूँ कि एक बार आपका लाइफ पार्टनर धोखा दे देगा आपको, लेकिन क्रॉनिक डिसीज धोखा नहीं देगा। लेकिन उसी क्रॉनिक डिसीज को रिवर्स करने के लिए हम रूट कॉज ट्रीटमेंट करते हैं। इनफैक्ट जेनेटिक एपीजेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट करते हैं, यानी हम जीन्स और डीएनए में भी अगर बीमारी छुपी हुई होगी उसे वहाँ से भी निकालते हैं। तो बीमारियाँ क्रॉनिक डिसीज जिसे कहा जाता है ये ठीक ही नहीं हो सकती, ये एक्चुअली रिवर्स भी हो सकती है और काफ़ी बीमारियाँ तो ठीक भी हो सकती है। तो इसलिए हर एक ने अपनी बीमारी का जेनेटिक एपीजेनेटिक और रूट कॉज ट्रीटमेंट एक बार ज़रूर कराना चाहिए। आप तो सबसे पहले ये बता दें कि क्रोनिक डिजीजेस में क्या क्या आता है ताकि लोगों को एक बार क्लैरिटी मिल जाए जो कॉमन पीपल है। राइट।
अब क्रॉनिक डिसीज़ में बीमारियाँ दो तरह की होती है, एक्यूट डिसीज़ एंड क्रॉनिक डिसीज़। ठीक है। एक्यूट मतलब जो सडनली आती है, कुछ देर के लिए रहती है और फिर चली जाती है। जैसे आप बोलो वायरल फीवर क्या है, ये एक्यूट डिसीज़ है। डायरिया क्या है, ये एक्यूट डिसीज़ है। तो अब जैसे कोविड, वो भी एक्यूट डिसीज़ है। तो ये सारी एक्यूट डिसीज़ आते हैं, कुछ देर रहते हैं और फिर जाते हैं। इनका स्वभाव ही है जाना। और अगर अब एक मज़ेदार चीज़ है इसमें कि अगर कोई डॉक्टर के पास आप जा रहे हो, 2 दिन के लिए गए, फ़ायदा नहीं हुआ, दूसरे डॉक्टर के पास गए और 2 दिन फ़ायदा नहीं हुआ, अब तीसरे डॉक्टर के पास गए, 1 दिन में फ़ायदा हो गया। आप कहते हो बढ़िया डॉक्टर है, 1 दिन में फ़ायदा हो गया, जबकि बीमारी तो ड्यूरेशन ही 5 दिन का था, राइट। तो जिनका ड्यूरेशन शॉर्ट होता है, फिक्स्ड होता है, थोड़ा बहुत कम ज़्यादा हो जाए और ये 5-10 दिन में निकल जाती है, ये सारी एक्यूट डिसीज़ है। ओके। अब जो बीमारियाँ दूसरी तरह की होती है, जब आती है ना, तभी से पता चल जाता है कि ये ठीक नहीं होने वाली। एग्जाम्पल, आप डायबिटीज़ ले लो, डॉक्टर पहले दिन बोलेंगे ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, गोली ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। हाई ब्लड प्रेशर, अगेन सेम सेंटेंस, ये बीमारी ठीक नहीं हो सकती, गोली ज़िंदगी भर खानी पड़ेगी। देन ऑटो इम्यून डिसीज़ या जेनेटिक डिसीज़ या SLE हो गया या सोरियासिस हो गया, ये सारी जीवन भर चलने वाली बीमारियाँ हैं और इनको कहा जाता है क्रॉनिक डिसीज़। किडनी फेलियर, लीवर फेलियर, अब कोई भी कैंसर, ये सारे क्रॉनिक डिसीजेस है जो जनरली जाते नहीं हैं, ये आपके साथ रहते हैं, कुछ दिन के लिए शांत हो गए तो फिर से अशांत होकर वापस आ जाते हैं। जब ये सारी डिजीज़ेस होती है ना तो डॉक्टर इसको कंट्रोल कर देते हैं, लेकिन Yes, कहते हैं कि आपको दवाई लेते रहना पड़ेगा, आपको प्रिकॉशंस भी लेना पड़ेगा। लेकिन बराबर। मैंने आपके बारे में ये सुना है कि आप उसका जड़ से उपचार करने का ज़्यादा कोशिश करते हैं और ये ट्राई यस। करते हैं कि किसी भी पेशेंट का ये पूरा ठीक हो जाए। तो ये आपको कहाँ से मिला ऐसा नॉलेज कि आप लोगों से हट के काम कर रहे हैं? अब मैं इस पर अगर आप कहोगे कि रिसर्च कितने साल का है, कितने साल से काम कर रहा हो, तो मैं इस पर 43 ईयर्स से काम कर रहा हूँ। ओके। 43 ईयर्स से। तो जब मैं 8 साल का था, उस समय अमिताभ बच्चन का कूली फिल्म के शूटिंग के दरमियान एक्सीडेंट हुआ था और अमिताभ बच्चन बहुत सीरियस थे। तो लोगों ने मतलब पूजा की, हवन किया, उपवास किया और मैंने उस समय सोचा कैसे डॉक्टर से अमिताभ बच्चन का इलाज नहीं कर पा रहे, बाकियों का क्या करते होंगे। अब बच्चे को तो कुछ समझता नहीं, बच्चा कुछ भी सोच सकता है, लेकिन साइंस भी कहता है कि 9 साल के पहले मन पर जिस चीज़ का एकदम इम्पैक्ट हो गया वो ज़िंदगी भर रहता है। तो 8 साल की उम्र में मैंने सोच लिया था कि मैं डॉक्टर बनूंगा और ऐसे बीमारियों का इलाज करूंगा जिसका कोई इलाज नहीं कर सकता। तो उस दिन से मैंने मेडिकल स्टडीज़ में जो जो मिला पढ़ना शुरू कर दिया, उस समय से रिसर्च करना शुरू कर दिया। तो अब ये हो गया टोटल 43-44 ईयर्स की जर्नी और हमारा एडवांस हेल्थ के पीछे अमिताभ बच्चन की स्टोरी कैसे है। लेकिन अब आपने पूछा कि ये इस लेवल पे कैसे है, तो जब एडमिशन की बात आई तो ऑब्वियसली पहले तो पता ही नहीं था क्या एडमिशन लेना है। एक ही है, MBBS में मिलना चाहिए, बट ऐसा दुर्भाग्य से बोलिए और अभी तो मैं बोलूँगा संयोग से, मुझे MBBS में एडमिशन नहीं मिली, कुछ आधा % से। तो आयुर्वेदिक में मिल रही थी, बट किस रीज़न से मैंने कहा कि देखो, अगर मुझे दुनिया का बेस्ट इलाज ढूंढना है तो उस समय आइडिया था कि ये मराठी और संस्कृत में करके तो नहीं हो सकता। मैंने कहा मुझे इंग्लिश वाला कुछ चाहिए, तो पापा बोले हार के होम्योपैथिक में एडमिशन करा दी। अब होम्योपैथिक में पहले महीने में पता चला कि होम्योपैथिक बीमारी का जड़ से इलाज करती है। तो मैं बड़ा खुश हो गया, बोला सही जगह आ गया गलती से। तो बोला ऊपर वाले को धन्यवाद भी कहा मैंने कि गलती से भेजा लेकिन सही जगह भेज दिया। जैसे समय बीतता गया, 1 साल में पता चला कि बोलते हैं कि होम्योपैथी से बीमारी जड़ से ठीक हो रही है, बट काफ़ी लोगों की तो नहीं हो रही है। तो मैंने टीचर्स को पूछना शुरू किया, तो टीचर्स ने कहा देखो, बोलने की बात अलग होती है, थियरी अलग होता है, प्रैक्टिकल अलग होता है। तो प्रैक्टिकल में ऐसे नहीं होता। तो अब अगेन आपका सवाल आएगा, क्योंकि आपने पूछा कि कहाँ से, जड़ से इलाज कहाँ से। मैंने वहाँ से स्टडी करना शुरू किया कि क्यों नहीं होता। जब पूरा स्टडी किया तो पता चला अरे बाप रे, तो बड़ा मेहनत का काम है और हर कोई क्या करता है, शॉर्टकट ढूंढता है। तो दवाई देना वो शॉर्टकट है जिसमें मेहनत ज़्यादा नहीं है और रिजल्ट देना वो लॉन्ग कट है जिसमें मेहनत बहुत करनी पड़ती है। बट मैं हमेशा से मानता हूँ डॉक्टर का काम दवाई देना नहीं है। हम क्या डॉक्टर के पास जाते हैं दवाई लेने के लिए, राइट। एलोपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, एलोपैथी दवाई लेके आएंगे। होम्योपैथी डॉक्टर के पास जाएंगे, होम्योपैथी दवा लेके आएंगे। आयुर्वेदिक डॉक्टर के पास जाएंगे, आयुर्वेदिक दवाई लेके आएंगे, जड़ी बूटी लेके आएंगे। बराबर है, ये सिस्टम ही गलत है। हमने डॉक्टर के पास जाना चाहिए रिजल्ट के लिए। तो हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया है, जैसे लोग कहते हैं सास, सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस, वैसे पूरा का पूरा हेल्थ केयर है ना, ये है मास, मेडिसिन एज अ सर्विस। तो हमने बनाया है RAS, RAAS, रिजल्ट्स एज अ सर्विस।
तो मेरा मानना है कि डॉक्टर का फ़र्ज़ सिर्फ दवा देना नहीं है, डॉक्टर का फ़र्ज़ है रिजल्ट्स देना। तो हमने ये रिजल्ट्स के लिए पूरा रूट कॉज़ का रिसर्च किया और फिर सारे रूट कॉज़ ढूंढ के निकाले और फिर सिस्टम निकाला जिससे हम पेशेंट के बीमारी का रूट कॉज़ पता करते हैं और फिर उसका इलाज करते हैं। तो ऐसी जर्नी तो बहुत लंबी रही, मैंने शॉर्ट में बताया आपको। एंड द रूट कॉज़ में क्या क्या आता है वो स्टडी करना, फिर टेस्ट नहीं आता रूट कॉज़ के लिए। रूट कॉज़ के लिए आपका कॉमन सेंस लगता है, आपका इंटेलिजेंस लगता है। जैसे एग्जांपल, किसी को स्ट्रेस और टेंशन की वजह से ब्लड प्रेशर आया है, तो अब मुझे बताइए ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करना चाहिए या रूट कॉज़ तो आपको पता चल गया ना, उस पर काम करना चाहिए, क्या कहते रूट हो? कॉज पे। ठीक है, लेकिन कोई नहीं करता इस पर। हम रूट कॉज़ पर काम करेंगे। तो हमारा कहना है कि गोली लोगे अगर तो ज़िंदगी भर लेनी पड़ेगी। रूट कॉज़ पे काम करोगे तो ना रहेगा टेंशन, ना रहेगा हाइपरटेंशन, राइट? बिल्कुल। तो रूट कॉज़ पे काम करोगे तो बीमारियाँ रिवर्स भी होती है, क्योर भी होती है और सॉल्व भी होती है। जो आपने मेडिसिन्स के बारे में भी ज़िक्र किया, जब हमें कोई क्रोनिक डिजीज़ होता है या जैसे कैंसर ही आप ले लीजिए, डायबिटीज़ ले लीजिए, तो बहुत हार्ड दवाई चलती है। वो दवाई सीधे आपकी किडनी पे भी असर डालती है, लेकिन फिर आप उस समय कुछ कर नहीं सकते क्योंकि आपके पास कोई ऑप्शन नहीं होता है, चाहे Right. आपके घर वालों को, चाहे आपको खुद को हो, तो तकलीफ़ नहीं देखा जाता है, आदमी उस समय मेडिसिन ले लेता है। राइट। तो उस मोमेंट पे क्या करना चाहिए जब आपको पता चल गया कि ये सारी चीज़ें और आपको पता है कि इतनी हेवी मेडिसिन्स या कीमोथेरेपी जैसे बड़े बड़े जो उपचार हैं वो आपको करवाना पड़ेगा, तो ऐसे में जब आदमी के ऊपर आ ही जाता है तो उस समय क्या करना चाहिए? सबसे पहले ये समझना चाहिए कि हम जो कर रहे हैं वो उपचार नहीं है, वो कंट्रोल है, मैनेजमेंट है, रिलीफ के लिए कर रहे हैं, उपचार नहीं कर रहे हैं। ये जिसके दिमाग में चला गया ना, अब वो उपचार ढूंढेगा। जैसे अगेन हमने जो पहला केस लिया कि स्ट्रेस के वजह से ब्लड प्रेशर बढ़ गया, तो ब्लड प्रेशर की गोली शुरू करना उपचार है या कंट्रोल है, आप बताइए? उपचार है। उपचार है कि कंट्रोल है? ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने की गोली लेना उपचार कहलाएगा या नहीं, कंट्रोल कंट्रोल कहलाएगा? कहलाएगा, ये तो राइट। प्रॉपर कंट्रोल कहलाएगा। यस। दूसरा केस पकड़ते हैं और किसी को अगर ब्लड शुगर हो गया, डायबिटीज़ हो गया, तो आप डायबिटीज़ में ब्लड शुगर कम करने की गोली लेना, इसे कंट्रोल। उपचार कहेंगे या कंट्रोल कहेंगे? कंट्रोल। किसी को अगर वात का प्रॉब्लम हो गया, रूमेटिज्म हो गया, दर्द बहुत हो रहा है, दर्द की दवा ले रहा है वो दर्द कम करने की, या स्टीरॉयड ले रहा है, उपचार कहलाएगा या कंट्रोल कहलाएगा? कंट्रोल। तो हम देखिए हम उपचार तो कर ही नहीं रहे, ये तो अभी आप भी मान रहे हैं, राइट? तो जब ये लोगों के दिमाग में जाएगा ये तो कंट्रोल है, तो वो सोचेगा फिर उपचार क्या है, और फिर वो आपका पॉडकास्ट देखेगा, पता चल जाएगा उपचार क्या है। तो हमने यही रिसर्च किया कि दवाई देना तो एक भाग है, राइट? तो फिर स्टडी किया कि रूट कहाँ पे होते हैं, बीमारी की जड़ें कहाँ पर होती है, उपचार कहाँ से। जैसे ब्लड प्रेशर केस में स्ट्रेस बताया मैंने, तो हमने सोचा माइंड अगर कारण है तो माइंड पर काम करना चाहिए। तो फिर उसमें साइकोथेरेपी, काउंसलिंग, एनएलपी, जितना नॉर्मल एबनॉर्मल साइकोलॉजिस्ट सारा स्टडी कर लिया और पता चला कि माइंड पर काम किया जा सकता है, स्ट्रेस को इरेज किया जा सकता है। हम मेमोरीज़ को, जो बुरी मेमोरीज है उनको भी इरेज कर देते। तो देखिए वो मेमोरीज ही गायब हो जाएगी जिसके कारण स्ट्रेस है, तो फिर तो स्ट्रेस गायब हो जाएगा, और मेमोरीज गायब, स्ट्रेस गायब, तो ब्लड प्रेशर तो अपने आप सेटल हो जाएगा ना, उसका तो बेस ही ख़त्म हो गया। तो हम रूट कॉज पे पहुँचते, तो हमने माइंड पर काम किया, बहुत अच्छे रिजल्ट आने लगे, लेकिन कुछ केसेस में अभी रिजल्ट नहीं आ रहे थे। हमने पता किया और क्या हो सकता है, फिर पता चला कि जीन्स और डीएनए में कारण छुपे हुए हैं, क्योंकि जीन्स और डीएनए फाइनली आपके अस्तित्व का कारण है और बीमारी के अस्तित्व का भी कारण है। तो फिर हमने जीन्स पर कैसे काम करे वो स्टडी किया। अब वो रिसर्च चल रहा है कि जीन एडिटिंग कर रहे हैं, क्रिस्पर टेक्नोलॉजी आ गई और वो रिसर्च में है और बहुत अच्छा रिसर्च है। उनमें कहा जाता है, सारे एक्सपर्ट्स और सारे साइंटिस्ट कहते हैं, मैं नहीं कहता, सारे लोग, कि जीन्स में से हम अगर वो टेंडेंसी को ख़त्म कर दे या वो जीन्स को एडिट कर दे, जैसे अब आप लोग कोई भी चीज़ एडिट करते हो तो वो चीज़ गायब हो जाती है, राइट? अगर एक मूवी एडिट कर रहे हैं तो कुछ भी हटाई जा सकता है। तो जीन्स को एडिट कर रहे हैं ताकि डायबिटीज़ गायब, और जीन्स को एडिट कर रहे हैं ताकि कैंसर भी गायब हो जाए। लेकिन वो थोड़ा सा सक्सेसफुल नहीं हो रहा है, और वो इसलिए नहीं हो रहा है क्योंकि अभी तक मेडिकल साइंस को कितना 1000-2000 जीन पता चले हैं और बॉडी में तो खरबों जीन है। तो ये होने में शायद 50-100 साल लग जाएंगे और सारे जीन पता करने में। तो फिर मैंने जब रिसर्च किया तो पता किया कि जीन से बीमारियां जड़ से ख़त्म हो सकती है, लेकिन ये तरीका काम नहीं करेगा। तो फिर हमने स्टडी किया एपीजेनेटिक्स। अब ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, इसमें हमें जीन नहीं ढूंढना पड़ता, कौन सा जीन है ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। हमें कुछ सिग्नल्स ऐसे देने हैं कि जो बीमारी का जीन एक्टिव हो गया है वो जीन साइलेंट हो जाए।
इसे कहते हैं जीन साइलेंसिंग। फिर हमने उस पर काम किया। तो अभी आपको लगेगा बहुत कॉम्प्लेक्स चीज़ है, लेकिन ये सारी इंटीग्रेटेड चीज़ है, और जब तक ये नहीं करेंगे रिजल्ट नहीं मिलेगा। तो रूट कॉज में हम जीन्स पर काम करते हैं, डीएनए को पैटर्न बदलते हैं, माइंड पर काम करते हैं, ब्रेन पर काम करते हैं, इम्यूनिटी पर काम करते हैं, हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट करते हैं, और फिर दवाई देते हैं। तब बीमारियाँ रिवर्स होती है। तो बहुत से लोग तो ये कहते हैं कि आप अपनी लाइफस्टाइल सुधार लो तो जड़ से ख़त्म हो जाएगा आपका बीमारी। तो क्या सारा रोल जीन्स का ही होता है, जेनेटिक ही होता है, या फिर लाइफस्टाइल भी आपके अकॉर्डिंग इफ़ेक्ट डालता है? क्योंकि लोग तो ऐसा कहते हैं कि लाइफस्टाइल बदलो चीज़ें बदल जाएगी। कितने लोगों की मतलब कैंसर या ऑटोइम्यून डिसीज़ लाइफस्टाइल बदलने से ठीक हो गई, आप बताइए। देखिए, बोलना अलग बात होती है, रिजल्ट देना अलग बात होती है। आप देखोगे यूट्यूब पर तो बहुत मिल जाएंगे, एक काम कर लो 300 बीमारियां ठीक हो जाएगी, ठीक है। फिर कोई बोलेगा कि ये एक काम कर लो 1000 बीमारियों का एकमात्र इलाज है। बट होता है क्या? और मैं तो डॉक्टर हूँ, मेडिकल डॉक्टर हूँ, तो मेरी जिम्मेदारी ज़्यादा है, तो मैं सिर्फ हवा में बात नहीं कर सकता। तो लाइफस्टाइल को बदलने से सारी बीमारियां ठीक नहीं हो सकती। जो लाइफस्टाइल के प्रॉब्लम के कारण बीमारी आई है, बस वही बीमारी ठीक हो सकती है। यानी जो यूट्यूब्स पे इन्फ्लुएंसर्स बोलते हैं उनका कम सुन के हमें डॉक्टर्स की बात ज़्यादा सुननी चाहिए। ऑब्वियसली देखो, कैसे यूट्यूबर ने मतलब कितना स्टडी किया मेडिकल स्टडीज़ में। यूट्यूबर को ऑर्गन के बारे में क्या पता है, एनाटॉमी फिजियोलॉजी के बारे में क्या पता है। हमें यूट्यूबर्स का, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि उनको कुछ नहीं आता, डेफिनेटली आता है। बट जब एक इंसान के इलाज की बात आती है ना, तो वो बड़ा डीप और संगीन और सीरियस किस्म का डायलॉग होता है। इसलिए डॉक्टर्स पे ही छोड़ देना चाहिए ये बात। हाँ, आपको डॉक्टर ऐसा ढूंढना है फिर जो इन चीज़ों के बारे में अवेयर हो। अगर कोई डॉक्टर है सिर्फ दवाई सजेस्ट करता है, तो आपको साथ में एक हेल्थ कोच रखना चाहिए, या एक ऐसा डॉक्टर रखना चाहिए जो हेल्थ कोच भी हो। तो हमारा जो सिस्टम है, लोग सिर्फ दवाई देते हैं, हम रिजल्ट देते हैं। क्यों? क्योंकि हम दवाई के अलावा जो जो करना है सब करते हैं पेशेंट्स के लिए। तो हमारे सारे इलाज में हमने हेल्थ कोच इनबिल्ट कर दिया। तो हमसे जुड़ने के बाद किसी को अलग से हेल्थ कोच रखने की ज़रूरत नहीं पड़ती, डाइट कोच रखने की भी ज़रूरत नहीं पड़ती। हमने सब जिम्मेदारी एक साथ ले ली है। तो हमारे पास जो जुड़ता है, जो भी पेशेंट आता है, वो रिलैक्स रहता है, क्योंकि उसको सब कुछ मिल रहा है। तो अब रिजल्ट तब मिलेगा जब आप सारी चीज़ों को एक साथ प्रॉपरली मिला पाओगे। सिर्फ मिलाना भी नहीं है, नहीं तो लोग बोलेंगे योगा भी कर लो, मेडिटेशन भी कर लो, दवाई भी खा लो, सब कर ये लो। भी कर लो, सब कर लो। भैया सब कर लोगे तो देखो, अब बिरयानी की सारा रेसिपी रेडी है, सब एक साथ मिला दोगे तो बिरयानी नहीं बनेगी, खिचड़ी बनेगी। खिचड़ी बन जाएगी, शायद शायद वो भी ना बने, राइट। तो ये सारी चीज़ों का इंटीग्रेशन करना है और वो प्रॉपरली करना है। तो उसका एक्सपर्टीज जिसके पास है, ऐसा डॉक्टर आपको ज़रूर ढूंढना चाहिए। आपका एक बुक है जो है इंस्टा हीलिंग कोड, उसके एंड में कुछ 4 लाइनें जो मुझे हिट की, वो मैं दर्शकों को भी बताना चाहूँगी। यू आर नॉट पार्ट्स, यू आर अ होल ह्यूमन। द बॉडी हील्स इफ़ यू स्टॉप इंटरप्टिंग इट। योर माइंड कैन क्रिएट हेल और हेल्थ, यूज इट वाइजली। Genes are not your faith. Epigenetics gives you the remote. Real healing doesn't comes in pills, it comes from within. क्यों आपको लगा ये सब लिखना चाहिए? क्या आपको ऐसा लगा कि सोसाइटी में ये हो रहा है जो आपको बताना पड़ा लोगों को कि आपका बॉडी पार्ट नहीं है, इसे स्पेयर में मत ट्रीट कीजिए, आप एक पूरे के पूरे इंसान हो? आपको क्यों लगा ये लिखना चाहिए? आप पूरी दुनिया का इलाज देख लो तो स्पेयर पार्ट वाला इलाज ही तो चल रहा है। बात मतलब तो फॉर सच्चाई है। एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक कार है और मैं उसका सपोज एक राइट फ्रंट व्हील का रिपेयर्स कर रहा हूँ, तो क्या मैं पूरी गाड़ी की सर्विसिंग कर रहा हूँ या एक स्पेयर पार्ट का इलाज कर रहा हूँ, एक पार्ट का इलाज कर रहा हूँ? बराबर है। हम इंसान में क्या कर रहे हैं? कोई किडनी का इलाज कर रहे हैं, कोई लीवर के लिए दवा ले रहा है, राइट, कोई ईएनटी के पास, कोई पाइल्स का इलाज कर रहा है। इंसान का इलाज कौन कर रहा है? तो आप देखोगे तो हमारे पास ब्रेन स्पेशलिस्ट है, बोन स्पेशलिस्ट है, किडनी स्पेशलिस्ट है, लीवर स्पेशलिस्ट है, राइट, हमारे पास पाइल्स का भी स्पेशलिस्ट है, कुत्ते बिल्ली का भी स्पेशलिस्ट है। मैंने तो क्रोकोडाइल का स्पेशलिस्ट भी देखा है। लेकिन आप मुझे बताओ इंसान का स्पेशलिस्ट कहाँ है? यस। अब इंसान का स्पेशलिस्ट मिसिंग है, तो फिर इंसान ठीक कैसे होगा? फिर आप कहते हो कि बीमारियों का रिजल्ट नहीं है, बीमारियाँ ठीक नहीं होती। अरे बीमारियों का इलाज कब किया आपने? तो जब आप बीमारियों का सही इलाज करोगे तो आप इंसान का संपूर्ण इलाज करोगे। तो इसलिए मैंने लिखा है वहाँ पर कि स्पेयर पार्ट वाला इलाज मत करो, इंसान को पार्ट मत समझो। इंसान एक संपूर्ण माइंड, बॉडी, सोल, ये पूरा सिस्टम है।
तो बीमार इंसान है मतलब माइंड बॉडी सोल तीनों बीमार है। अब आपको इलाज करना है तो माइंड बॉडी सोल तीनों लेवल का इलाज करना पड़ेगा, नहीं तो इंसान ठीक नहीं होगा। तो इसलिए मैं स्पेशली लिखा है कि पार्ट को इंसान मत समझो, इंसान कई गुना बड़ा है। जैसे जो भी ऑडियंस इसे देख रहा होगा वो अगर बोलेगा सिर्फ मुझे आँखों से ही देखना है, तो चलो उसकी आँखें ही निकाल देते और वो वीडियो के सामने रख देते और बाकी पूरा कट हो गया, ब्रेन कट हो गया, तो देख पाएगा वो? बिल्कुल नहीं। माइंड कट कर दिया तो समझ पाएगा वो? क्योंकि देख तो जानवर भी लेगा। मतलब ये वीडियो किसी स्क्रीन पे चल रहा है तो शायद एक कैट घर में बैठी वो भी देख लेगी, बट वो समझ नहीं पाएगी। तो हर जगह आप देखोगे संपूर्ण इंसान इन्वॉल्व है, एक पार्ट नहीं। बीमारी में भी संपूर्ण इंसान इन्वॉल्व है, एक पार्ट नहीं। इसलिए इलाज में भी संपूर्ण इंसान इन्वॉल्व होना चाहिए, एक पार्ट नहीं। क्या आप किडनी फेलियर वाले इंसानों को भी ठीक कर देते हैं? हमारे पास काफ़ी केसेस है कि हमने किडनी ट्रांसप्लांट बचा दिए लोगों के। इवन विदाउट मेडिसिन भी हमने किडनी फेलियर वालों को किडनी रिकवर करने में हेल्प की है। मैं आपको 2-3 केसेस बताऊंगा, एकदम शॉर्ट में बताऊंगा, बड़ा इंटरेस्टिंग रहेगा। तो एक लेडी है जिसकी किडनी ख़राब हो गई, 97% ख़त्म, किडनी फेलियर। इसे कहते हैं एंड स्टेज रीनल डिसीज, यानी कि ESRD। अब इसका मतलब होता है ये एंड स्टेज है, अब इसका कुछ नहीं हो सकता। ये लेडी एक हफ्ते में 3 बार डायलिसिस कर रही थी और डॉक्टर ने बता दिया था कि आगे चल के आपको ट्रांसप्लांट करना ही पड़ेगा क्योंकि अभी कोई ऑप्शन नहीं बचा। EGFR 3 था, राइट। तो अब लॉन्ग स्टोरी को शॉर्ट कर रहा हूँ, पहले वो मेडिसिन ले रही थी सिर्फ। मैंने कहा देखो मेडिसिन से तो होना होता तब तक हो जाता, आप इस लेवल तक पहुँचते नहीं, तो आप पहले संपूर्ण इलाज कराओ खुद का, अंदर के सिस्टम को रिपेयर करा दो सारा का सारा, जीन्स को DNA पे काम कर लो। तो उनको लगा बात तो सही है, ट्रांसप्लांट करूँगा 20 लाख खर्चा आएगा, इसमें तो खर्चा बहुत ही कम है, एक बार कर लेते हैं। तो उसने हमारा पूरा प्रोसेस फॉलो किया। हमने क्या किया, पहले उसका डिटॉक्स कर दिया, ठीक है। तो डिटॉक्स में हमारे पास बहुत एडवांस मशीनरी एंड टेक्निक्स है, तो वो हमने कर दिया। उसके बाद उसे सारा ऑनलाइन करना था, हम सारा इलाज घर बैठे करवाते। कुछ ही पेशेंट को कभी कभी आना पड़ता है, अदरवाइज़ घर बैठे इलाज होता है। तो उसने घर बैठे इलाज ज्वाइन किया और धीरे धीरे उसका डायलिसिस कम होने लगा। अब उनके नेफ्रोलॉजिस्ट भी परेशान हो, बोले ऐसा कैसा हो रहा है, डायलिसिस हफ्ते में 3 बार था, फिर 2 बार हुआ, 2 बार था, फिर 1 बार हुआ, उसके बाद 10 दिन में 1 बार, उसके बाद 15 दिन में 1 बार, और उसके बाद एक समय ऐसा आ गया कि 1 महीना कोई डायलिसिस नहीं। जबकि ये ऑलमोस्ट असंभव है कि 3% EGFR वाले पेशेंट, EGFR मतलब क्या होता है कि किडनी कितना काम कर रही है, तो 3% काम करे तो डायलिसिस तो करना पड़ेगा। बंद करते करते आज 5 महीने से ज़्यादा हो गया है, कोई डायलिसिस नहीं। और नेफ्रोलॉजिस्ट खुद कह रहे हैं कि आपको डायलिसिस की ज़रूरत नहीं है, आपकी किडनी अच्छी काम कर रही है। ट्रांसप्लांट तो टल गया, डायलिसिस भी बंद हो गया, और ये भी सारा घर बैठे बैठे ऑनलाइन। अभी एक दूसरी इंटरेस्टिंग केस, एक जेंट्स से 40 ईयर्स के थे तब उनकी किडनी ख़राब हो गई, तो उनके मदर ने उसे किडनी दी, तो वो शायद 7-8 साल चली है और उसका वो भी ख़राब हो गई। तो अब उस व्यक्ति के बॉडी में 3 किडनी है, तीनों फेल, और इसका 24 घंटे में यूरिन जो आ रही है उसका प्रमाण है 3.5 ml। तो 3 किडनी से 3.5 ml यूरिन आ रहा है 24 घंटे में, मतलब तीनों किडनी फेल है। डॉक्टर्स ने कहा कि अभी फिर से ट्रांसप्लांट करना पड़ेगा। वो व्यक्ति बोल रहा है कि मैंने 15-20 लाख पहले ही खर्चा किया है, अभी फिर से 15-20 लाख खर्चा करना है, मतलब टोटल 40-50 लाख खर्चा कर लूँगा, क्या गारंटी। ये तो मदर की किडनी थी, अभी किसी और की किडनी लूँगा मैं तो क्या गारंटी कि ये किडनी टिकेगी। तो बोले नहीं करना है अभी ट्रांसप्लांट, मर जाऊँगा तो चलेगा। अब किसी ने कहा भी मरने से अच्छा है एक बार डॉक्टर रवि वैरागड़े से इलाज करवा लो, राइट। तो मैं हमेशा कहता हूँ पीपल आर रेडी टू डाई रादर देन ट्राई। यस, ट्रू। तो कुछ लोग ट्राई कर लेते, तो उसने एक बार कंसल्टेशन बुक किया, मैंने बताया कंसल्टेशन में देखो, बोला संभव तो है, कोशिश तो डेफिनेटली करना चाहिए। बोले सर कैसे संभव है, मैंने कहा अभी तक तो आपने आपका इलाज ही नहीं किया, आपने किडनी के लिए दवाई खाई, BP के लिए दवाई खाई, आपका इलाज कब हुआ। बोले सर मेरा इलाज क्या होता है। अरे बोला आप इंसान हो, बोले हाँ, तो इंसान किडनी से तो ऊपर है ना, किडनी के अलावा इंसान में माइंड, बॉडी, सोल, हार्ट, ब्रेन, जीन्स, DNA, लीवर, पैनक्रियास, कितनी सारी चीज़ें हैं। ये सारा सिस्टम रिपेयर कर लो और बाद में किडनी को रिपेयर करो, तो किडनी रिपेयर हो जाएगी, अदरवाइज़ नहीं होगा। वो कहते हैं ना एक टोकनी में सारे खराब सेब है, एक सेब अच्छा डाल भी दो तो खराब ही हो जाएगा। बिल्कुल होगा। तो उस व्यक्ति का पूरा सिस्टम अगर ख़राब है, उसने मदर की किडनी डाल दी वो भी ख़राब हो गई, और दूसरी किडनी डालता वो भी ख़राब हो जाती। तो उसे समझ में आ गया कि बड़ा बात तो सही है, मैंने कभी अपना इलाज कराया ही नहीं। तो उसने ज्वाइन किया ट्रीटमेंट।
तो उसके बाद अभी मैं जर्नी को शॉर्ट कर रहा हूँ, 3.5 ml यूरिन हो रही थी, अब वो हमारा प्रोसेस को फॉलो कर रहा है और उसकी रिकवरी भी स्टार्ट हो गई है, उसका डायलिसिस भी कम हो रहा है। और सबसे मज़े की बात, जो 24 घंटे में 3 किडनी मिलके 3.5 ml यूरिन तैयार कर रहे थे, अभी 350 ml कर रहे हैं। मतलब उसकी किडनी घर बैठे बैठे एक्टिवेशन स्टार्ट हो गया है, राइट। एक बार सिर्फ उसको डिटॉक्स ले आना पड़ा। तो ऐसे रिजल्ट से अभी अगेन किडनी का फाइनल दिल्ली का एक पेशेंट है, उसने कहा सर मैं तो अभी तो दवाई ऑलरेडी ले रहा हूँ, तो क्या आप बिना इलाज किए भी मुझे ठीक कर सकते हो? मैंने कहा कर सकते हैं। तो उसका शायद 3rd स्टेज पे था, 3rd या 4th स्टेज पे था। तो मैंने कहा देखो वैसे तो आप मेरी बात मानो तो संपूर्ण इलाज करना चाहिए, बट फिर भी आप चाहते हो कि कुछ देखना है तो घर बैठे हमारा एक प्रोग्राम कर लो। तो हम 10x DNA हेल्थ वॉरियर प्रोग्राम लेते हैं रोज़ रात 9 बजे मंडे टू फ्राइडे। उसने सिर्फ वो ज्वाइन किया, उसकी भी किडनी रिवर्स होना शुरू हो गई। तो किडनी के लिए कहेंगे तो हर लेवल के लिए इलाज है, एंड स्टेज तक इलाज है और बहुत सफलतापूर्ण रिजल्ट मिलते हैं इसमें। बस सिर्फ बंदे ने कुछ चीज़ें फॉलो करनी चाहिए जो हम समझा देते क्या करना चाहिए। तो रूट कॉज ट्रीटमेंट और इंसानों वाला इलाज रिजल्ट देता है। आजकल कैंसर के केसेस भी काफ़ी बढ़ रहे हैं, चाहे ब्रेस्ट कैंसर हो महिलाओं में या फिर लिवर कैंसर हो, दोनों लोगों में कैंसर हर तरीके से बढ़ रहा है। रीज़न कुछ भी कहा जा सकता है, चाहे आप जेनेटिक ले लो या किसी भी रीज़न से समहाउ। तो कैंसर को ठीक आप कैसे करते हैं? कैंसर में ज़्यादातर लोग तो कीमोथेरेपी, रेडियोथेरेपी, सर्जरी करते हैं, राइट। लेकिन ये क्या हो गया, कैंसर ट्यूमर का कट करना या कैंसर सेल्स को ख़त्म करना। बट क्या आपने सोचा कि कैंसर आया क्यों है? तो हर बीमारी में ये सवाल पहले पूछो, मुझे क्यों आया, कहाँ से आया, क्या कारण है। एक बार इसका जवाब ढूंढ लिया आपने, अब वो रूट्स मिल गए, रूट्स पर काम करो। तो मैं हमेशा कहता हूँ कि एक पेड़ है और पेड़ पर अगर सपोज़ वो ऑरेंज का पेड़ है, तो आपने ऑरेंजेस सारे तोड़ भी दिए तो वापस ऑरेंजेस आएंगे ना, अगले साल फिर से आएंगे। तो आप कैंसर में भी देखोगे, आप ऑपरेशन कर दो, कीमोथेरेपी कर दो, रेडियोथेरेपी कर दो, फिर से आ जाता है वापस कैंसर। बिल्कुल आता है। चाहे वो बीपी है, शुगर है, किडनी फेलियर है, सब में ऐसे ही होता है। क्यों? क्योंकि आपने उस पेड़, जो बीमारी का पेड़ है, उसके जड़ें ढूंढे भी नहीं है, उसे ख़त्म भी नहीं किया। तो हम कैंसर होगा या कोई भी होगा, हम पहले जड़ें ढूंढेंगे, भाई इस बंदे को कैंसर क्यों आया। अब कोई कहेगा सर बहुत लंबा स्ट्रेसफुल पीरियड रहा, बहुत ट्रॉमा सहन किया और उसकी वजह से शायद आया होगा, या जेनेटिक भी हो सकता है। तो अगर वो माइंड और ट्रॉमा है तो हम उसके माइंड पर काम करके ट्रॉमा को इरेज कर देंगे। किसी का सपोज किसी की फैमिली में डेथ हो गई है, तो अगर किसी की फैमिली में मदर फादर की डेथ हो गई तो वो वैसे ही शॉक में। आप देखोगे डाइवोर्स लोगों में कैंसर की मात्रा ज़्यादा है। स्ट्रेसफुल, यस। आप देखोगे कि जिसका जो हस्बैंड वाइफ के रिलेशंस अच्छे नहीं है उनमें भी ज़्यादा है, राइट। तो ये जो मेमोरीज होती है ना, ये सबकॉन्शियस में बैठकर सारी बीमारियां पैदा करती है। तो हम सबकॉन्शियस में से इन सब चीज़ों को इरेज कर देते हैं। तो जब इरेज करोगे रिजल्ट अपने आप आएगा। टॉक्सिन्स जो हम खाते हैं, इंसेक्टिसाइड, पेस्टिसाइड्स, रोटी चावल सब्जी में तो आ ही रहा है, इससे भी कैंसर बनता है। तो ये रहा तो हम डिटॉक्स कर देंगे। फिर जीन्स हो सकता है, क्योंकि कैंसर में तो जीन्स एक्टिव हो गया तो कैंसर, तो हम जीन्स साइलेंस वाली थेरेपीज कर देते हैं। तो हम देखते हैं कि बीमारी का कारण किस लेवल पर है और वहाँ पर इलाज करते हैं। एक और चीज़ बताओ, अगर आपको पता है डाइट भी कैंसर का कारण हो सकता है, हम डाइट पर भी काम करते हैं। देन सबसे इंटरेस्टिंग, आप भी स्पिरिचुअल हो, आपको पता है कि सोल कितना इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब सोल नहीं होता तो आप और हम नहीं होते। बिल्कुल। तो सोल सही है तो हेल्थ सही है, सोल अगर नहीं है तो डेड बॉडी बचेगी, लेकिन इम्बैलेंस हो गया तो बीमारी आएगी। लेकिन सोल का कोई इलाज नहीं करता, इनफैक्ट डॉक्टर तो कोई बात भी नहीं करता। तो हम सोल का बात भी करते हैं, थेरेपीज भी करते हैं, सोल के लिए हमारे पास इलाज भी है और दवाइयाँ भी है। तो हम सोल का भी इलाज करते हैं। तो आप देखोगे जहाँ जहाँ रूट कॉज रहेगा हम वो सारे रूट कॉज पर काम करते हैं। फिर हमें कैंसर को भगाना नहीं पड़ता, वो अपने आप चला जाएगा। ये सब तो बात हो गई कि भगवान ने ह्यूमन बनाया, उसके अंदर बीमारी हुई और आपने उसका इलाज ढूंढा और किया। अभी हाल फिलहाल जो मैंने आपका आर्टिकल पढ़ा या जो मैंने आपके बारे में जाना, आप एक ऐसा काम करते हैं जो भगवान ने बनाया ही नहीं उस शरीर में और आपने उसका निर्माण किया। यानी आप एक छोटे से बच्चे के शरीर में गुप्तांग का आपने निर्माण किया, वो भी होम्योपैथिक के थ्रू। हाँ, सो हाउ इट इज़ पॉसिबल, ये कैसे चमत्कार किया आपने? चमत्कार तो हर व्यक्ति के शरीर में छुपा हुआ है।
बस हमें उसे निकालना है। बिलीफ नहीं है हमारे अंदर। बिलीव भी छोड़ दीजिए, बिलीव करे या ना करे, देखो अगर फॉर एग्जांपल कोई बोलता है मैं सिर्फ बॉडी हूँ, तो भी वो बॉडी नहीं है, वो तो इंसान ही है। कोई बोलता है कि मैंने लॉ ऑफ ग्रेविटेशन देखा ही नहीं, ग्रेविटी को तो मैं नहीं मानता हूँ, तो ठीक है 10वें मंजिल से कूद के देखो, नीचे ही आओगे। तो आप बिलीव करो या ना करो, पावर तो आपके पास है। तो हम क्या करते हैं, हमने एक कॉन्सेप्ट बनाया कि मैन वर्सेस मेडिसिन। ज़्यादातर जनता दवाई का इस्तेमाल करते हैं इलाज के लिए, हम संपूर्ण इंसान का इस्तेमाल करते हैं इलाज के लिए। जैसे माइंड के बारे में कहा जाता है कि माइंड इज़ अ सुपर पावर, इट कैन क्रिएट एनीथिंग। और माइंड में हम टेंशन और स्ट्रेस भर के बीमारी भी हम ही तैयार करते हैं। तो टेंशन और स्ट्रेस भर के बीमारी तैयार करते हैं, तो टेंशन और स्ट्रेस हटा के बीमारी क्यों नहीं, मतलब हेल्थ क्यों नहीं तैयार कर सकते, राइट। तो ये बच्चे के केस में क्या हुआ था कि ये बच्चा पैदा हुआ बिना किसी गुप्तांग के, तो अभी ना मेल ना फीमेल, कुछ नहीं था वहाँ पर। अब पूरी दुनिया में केस घूमे, सबने कहा यार बीमारी नहीं है तो भगवान का काम था, हम क्या कर सकते हैं इसमें। ये बच्चा 16-18 साल का हो जाएगा, तो आप बताओ, लड़का चाहिए तो लड़का बना देंगे, लड़की चाहिए तो लड़की बना देंगे प्लास्टिक सर्जरी से। आजकल जेंडर की सर्जरीज तो होती है, बट पेरेंट्स तो परेशान होंगे, बोले अब क्या करेंगे, बच्चा आइडेंटिटी क्या रहेगी, ये तो डिप्रेशन में चला जाएगा। जैसे इसे थोड़ा पता होने लगेगा, बड़ा होने लगेगा, तो पेरेंट्स बहुत परेशान थे। पेरेंट्स को उसमें से एक को डायबिटीज़ हो गया एंड दोनों स्ट्रेस में है, रातों की नींद उड़ गई है। तो ऐसे मेरा एक सेमिनार हो रहा था बैंगलोर में, और बैंगलोर में सेमिनार लिया मैंने जेनेटिक के द्वारा बीमारी को कैसे रिवर्स किया जाए। तो लोग कहते हैं जेनेटिक का इलाज से सिर्फ जेनेटिक बीमारियां ठीक होती है, मैं कहता हूँ जेनेटिक इलाज से सारी बीमारियां ठीक हो सकती है, रिवर्स हो सकती है। तो उन्होंने सुना, तो उन्होंने पूछा कि सर जेनेटिक इलाज से ये ऐसे केस में कुछ हो सकता है क्या। अब देखकर तो मैं भी शॉक हो गया कि बोला अभी ऑर्गन है ही नहीं, काम तो भगवान का है, हाथ में ले कि ना ले। लेकिन फिर मुझे लगा कि अगर मैं बोलता हूँ कि जेनेटिक हेल्थ एक्सपर्ट हूँ और जीन्स पर काम किया जा सकता है, तो सिंपल सवाल है, अगर जीन्स को स्टिमुलेट किया जा सकता है तो ऑर्गन भी आना चाहिए। कहीं ना कहीं तो ब्लॉक हुआ होगा तभी तो ऑर्गन नहीं आया। तो हमने वो केस लिया, पहले 6-8 महीने कोई रिजल्ट नहीं आया, लेकिन हमने इसमें क्या किया कि जीन्स को स्टिमुलेट करने के सारे माध्यम अपनाए। इसमें सिर्फ होम्योपैथी दवाई नहीं थी। और मैं आपको बता दूं, होम्योपैथिक इलाज मतलब सिर्फ दवाई नहीं होती, ये सारा गलत चल रहा है। दवाई के अलावा बहुत कुछ करना होता है, और ये होम्योपैथी के जनक ने लिखा है ऑलरेडी। तो हमने किया है जीन्स के लिए साइकोजिनोमिक्स, देन न्यूट्रीजिनोमिक्स, देन न्यूरोजिनोमिक्स, देन सोशल जीनोमिक्स, ये सारे जीनोमिक साइंसेस का इस्तेमाल किया। यानी कि माइंड पर काम किया, ब्रेन का पैटर्न बदला, डाइट को भी बदला, उसके सराउंडिंग को पूरा स्टडी किया, क्या क्या बदलने की ज़रूरत है। इवन माता पिता का स्वभाव और टेंशन भी वो उसके जीन्स को निगेटिवली इन्फ्लुएंस कर रहा था, हमने उसे भी चेंज किया। और उसके बाद हमने होम्योपैथिक में, हम नॉर्मल होम्योपैथिक दवाई का इस्तेमाल नहीं करते, हम जेनेटिकली टारगेटेड होम्योपैथिक मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि जीन्स को टारगेट करती है एंड माइंड को टारगेट करती है एंड सोल को टारगेट करती है। वैसे भी आजकल टारगेटेड थेरेपी का ज़माना है, तो होम्योपैथी में नॉर्मल इलाज नहीं करना चाहिए, टारगेटेड इलाज करना चाहिए। तो हमने वो भी किया। तो 1 साल में, मतलब एग्जैक्टली कहूँ तो 9 महीने में ऐसा लगने लगा कुछ ग्रो हो रहा है, और पता चला कि शायद ये लड़का है। और लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट, आज उस 7.5 साल हो चुके हैं, टीनेजर बच्चा है। हमने 6.5 साल में इलाज शुरू किया था, तो आज वो टीनेजर है और उसके पास अपना नॉर्मल गुप्तांग है, सारा मेल ऑर्गन, ऑल फंक्शनिंग मेल ऑर्गन। It's a very big thing, very big I achievement for probably you. this is the only one case all over the world. Yes, it's only one case जिसके बारे में लोगों को पता रहना चाहिए। बिल्कुल पता तो रहना आपको चाहिए। कैसा फील हुआ ये करके, क्या लगा आपको कि आपको भी और क्या क्या करना चाहिए? बस इस दिन के बाद तो मैंने सोचा कि कोई भी किसी को मना नहीं करूंगा, एक बार जी जान लगा के कोशिश ज़रूर करूंगा। ट्राई करूँगा ज़रूर। क्योंकि देखिए, आप जीवन में भी सफलता के लिए ना आपको ट्राई तो पूरा करना पड़ता है। हेल्थ केयर में भी सफलता के लिए ट्राई तो पूरा करना पड़ता है, लेकिन हेल्थ केयर ऐसा एक फील्ड है जहाँ लोग ट्राई करना पहले दिन छोड़ देते। मतलब किसी को, आप बच्चे को कहो कि तुम एग्जाम में टॉप नहीं आ सकते, वो डबल मेहनत करना शुरू कर देगा, बोले ऐसा कैसा नहीं आ सकता, आके दिखाऊंगा। आप कॉलेज में यंग लोगों में कंपटीशन करवा दो, तू ये रेस नहीं जीत सकता, वो जी जान लगा के कोशिश करेगा, जीत के दिखाएगा, या कोशिश तो करेगा एटलीस्ट। लेकिन जैसे किसी को कहा जाता है डायबिटीज़ इलाज नहीं हो सकता, ओके सर, क्यों? अरे कोशिश तो करो। और कोशिश करने से कुछ भी संभव है। वो कहते हैं ना, कौन कहता है आसमान में सुराख नहीं होता, एक पत्थर तो तबीयत से उछालो यारो। मैं कहता हूँ कि कौन कहता है कि बीमारियों का इलाज नहीं होता, एक बार जड़ से इलाज तो करके देखो यारो।
ट्रू, आपके जैसे सोच वाले डॉक्टर्स होने चाहिए, तब शायद इंडिया में और इस चीज़ों के बारे में होगा। जैसे जो प्राचीन इंडिया था, जिस नाम से भारत जाना जाता था, भारत को सोने की चिड़िया कहते थे, बिल्कुल आयुर्वेदा फेमस था, सारी बीमारियों का इलाज हमारे भारत ने ही दिया। बिल्कुल। आज वो चीज़ों की कमी हो गई है, हम फॉरेन पे डिपेंड हो जाते हैं कि हमें वहाँ से कुछ मशीन्स मिले या वहाँ से कुछ चीज़ें मिले तो मैं यहाँ पे एक महंगे दवाइयों के रूप में उसको यूज़ कर पाऊँ। तो शायद आप जैसे डॉक्टर्स आते हैं तो इन चीज़ों का भी सल्यूशन भगवान देकर भेजते कि मैं ऐसे लोगों को भेज रहा हूँ। बहुत अच्छा लगा आपसे ये जानकर। सर अब आगे बढ़ते हैं, मुझे ये बताइए कि आपने एक बहुत बड़ा स्टेटमेंट दिया है, आपने एक बुक भी लिख दिया है उस पर कि मेडिसिन कैन किल। आप एक डॉक्टर हैं और आप ये बोल रहे हैं, क्यों ये तो बोल सभी रहे डॉक्टर जानते हैं। हैं? लेकिन बोलता कोई नहीं है ना। आप किताबें में लिख रहे हैं कि मेडिसिन कैन किल, व्हाई? बट ये ओपन रिसर्च है, मतलब आप गूगल पर डालोगे ना तो आप देखोगे दुनिया भर में अगर डेथ के मेजर कारणों में टॉप 5 कारणों में देखोगे तो उसमें मेडिसिन के साइड इफेक्ट इज द 3rd नंबर रीज़न फॉर डेथ एंड डिसीजेस। ये तो वेबसाइट पर है, सब पूरा रिसर्च में है, सिर्फ इसे हाईलाइट नहीं किया जाता। तो मैंने इसे हाईलाइट क्यों किया है, बिकॉज अगर आप सिर्फ दवाई के सहारे रहोगे तो दवाई के साइड इफ़ेक्ट इतने ज़्यादा होते हैं कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। बीमारी जितना तंग नहीं करेगी उससे ज़्यादा तो इलाज तंग करता है, राइट। तो मेडिसिन कैन किल, ये एक्चुअली तो सबको पता है, सारे लोगों को, कि दवाई के साइड इफ़ेक्ट होते हैं और ख़तरनाक साइड इफ़ेक्ट हो सकते हैं। तो इसे हाईलाइट करना इसलिए ज़रूरी था कि भाई आप मेडिसिन लो। मतलब मैं एलोपैथी के ऑब्वियसली अगेंस्ट नहीं हूँ, क्योंकि मेरी वाइफ खुद एलोपैथिक डॉक्टर है, हमारा खुद का एलोपैथिक हॉस्पिटल भी है। तो कभी आप में झगड़ा नहीं होता है? नहीं, झगड़ा नहीं होता है। मतलब पहले ऐसा था कि मैंने दूर रखा उन्हें कि बोला नहीं आप अपनी प्रैक्टिस करो एंड हमारी प्रैक्टिस देख लो। तो जब उन्होंने रिजल्ट देखा तब उनको समझ में आया कि बात तो सही है, सिर्फ दवाई देने से ज़्यादा ज़रूरी है संपूर्ण इंसान का इंसानों वाला इलाज करना। तो अब वो भी आ गए, समझ गया उनको कि माइंड पर काम तो करना पड़ेगा, क्योंकि माइंड एक खुद पावरफुल चीज़ है। निगेटिव भर दोगे निगेटिव रिजल्ट देगा, पॉजिटिव भर दोगे पॉजिटिव रिजल्ट देगा। अभी आप तो मैनिफेस्टेशन वाले हो, स्पिरिचुअलिटी वाले हो, आप बताओ निगेटिव माइंड के साथ कोई ठीक हो सकता है कभी? कभी नहीं। तो कभी नहीं हो सकता। तो फिर डॉक्टर के रूप में मेरा फ़र्ज़ बनता है कि पेशेंट के माइंडसेट को बदलने के लिए जो ज़रूरी है सब करो। तो हमने उसकी थेरेपीज निकाली। तो मेरा ये कहना है कि मेडिसिन के अगेंस्ट नहीं हूँ मैं, लेकिन सिर्फ मेडिसिन पे डिपेंड हो गए उसके अगेंस्ट हूँ, राइट। तो आपको खुद पे ज़्यादा भरोसा करना चाहिए, ना कि मेडिसिन पर। जैसे अभी इंसान तो सबसे पावरफुल प्राणी है, माइंड एकदम सुपर पावर है, इस्तेमाल तो करो, बोल के क्या फ़ायदा। आप कहते हो ब्रेन इज़ अ सुपर कंप्यूटर, कब यूज़ किया आपने बताइए, राइट। देन लोग बोलते हैं इम्यूनिटी, कौन यूज़ करता है इम्यूनिटी को इलाज में? हम करते हैं, लेकिन लोग सिर्फ कोविड में याद है काढ़ा पी लिया लोगों ने, ख़त्म हो गया। तो इट डजंट वर्क लाइक दैट। इवन हीलिंग सिस्टम, आपके बॉडी के अंदर एक डॉक्टर बैठा हुआ है, अंदर का डॉक्टर, इनर डॉक्टर, उसे कब मौका दिया आपने बताइए? आपने बाहर के डॉक्टर को मौका दिया। सर हम तो दिल्ली के डॉक्टर के पास गए, मुंबई के डॉक्टर के पास गए, हम तो अमेरिका के डॉक्टर के पास गए, हम दुनिया भर के डॉक्टर के पास गए, सारे बाहर के डॉक्टर हमने देख लिए। आपने अंदर के डॉक्टर को कब मौका दिया ये बताइए? जबकि वो सबसे पावरफुल है, और वो इतना पावरफुल है कि डॉक्टर्स भी फाइनली बोलते हैं कि हमने तो अपना काम कर दिया, अब बॉडी कैसे रिस्पॉन्ड करेगी उस पर डिपेंड करेगा। सुना है आपने ये? जैसे किसी का एक्सीडेंट हो गया, फ्रैक्चर हो गया, तो हम डॉक्टर के पास जाते हैं, डॉक्टर हड्डियों को जोड़ देते हैं, राइट। तो डॉक्टर हड्डियों को ऐसे ला देते हैं, राइट। फिर पूछो कब तक जुड़ जाएगी, बोले सबका अलग अलग होता है, अंदर का सिस्टम डिसाइड करेगा, 1.5 महीने बाद प्लास्टर खुलेंगे तब देखेंगे, बराबर है। तो डॉक्टर भी तो मान रहे हैं ना कि अंदर का हीलिंग सिस्टम डॉक्टर से ज़्यादा पावरफुल है, राइट। देन अगर आपको स्किन में किसी के स्टिचेस लगा दो, उन्हें डॉक्टर को पूछो कब ठीक होगा, बोले 8 दिन बाद खोलेंगे तब पता चलेगा। सबका डिफरेंट पीरियड होता है। मतलब फाइनली आपको ठीक करने वाला एक ही है, आपके अंदर का डॉक्टर। ना हम उसे मौका देते हैं, ना हम उसे एक्टिवेट करते हैं। इनफैक्ट हम स्टीरॉयड्स और सप्रेसिव मेडिसिन से इम्यूनिटी को और अंदर के डॉक्टर को दबा देते हैं, और फिर बोलते हैं सर मैं ठीक क्यों नहीं हो रहा हूँ। मैं पूछता हूँ ठीक होना क्यों चाहिए आपने ठीक होने के पहले प्रिंसिपल को ख़त्म कर दिया। तो इसलिए हमने पूरा इकोसिस्टम बनाया। मतलब हमारा देखोगे आप, टेली कंसल्टेशन मॉड्यूल है, हमारा क्लिनिक्स है, हमारे हॉस्पिटल है, हमारा ऑपरेशन थिएटर है, हमारा हीलिंग सेंटर है, हम रिट्रीट्स लेते हैं, हम ऑनलाइन प्रोग्राम्स लेते हैं ताकि घर बैठे बैठे लोगों को हेल्थ दिलवा सके, कभी आने की ज़रूरत ना पड़े।
तो हमने इतना सारा क्यों किया? क्योंकि इंसान एक बहुत कॉम्प्लेक्स प्राणी है, उसकी बीमारी भी एक कॉम्प्लेक्स बीमारी है और उसका इलाज भी एक कॉम्प्लेक्स चीज़ों को इंटीग्रेट करके ही हो सकता है। आप बार बार माइंड की बात कर रहे हो, ह्यूमन माइंड की, या फिर वो कैसे काम करता है इस पे बात कर रहे हो। कुछ केसेस ऐसे होते हैं ना सर, जैसे जो जन्म से ही दिख जाते हैं, जैसे कुछ बच्चे स्पेशल चाइल्ड्स होते हैं, नॉट इन द केस ऑफ एवरीथिंग बट इन समथिंग, लाइक किसी बच्चे को याद नहीं रहता है, या वो घड़ी देख के नहीं बात कर पाता, उसको नहीं पहचान में आता क्या टाइम हो रहा हो, पैसा नहीं गिन पाता, बट अदर एक्टिविटीज़ आर गुड, चीज़ें चल रही हैं। तो क्या ऐसे बच्चों को भी इनके थ्रू ठीक किया जा सकता है ताकि वो थोड़ा याद कर पाएँ, या उनकी लाइफ एक सॉर्टेड हो पाए, ताकि एक नॉर्मल, क्योंकि बाकी हरकतें तो नॉर्मल है लेकिन ये सारी चीज़ें नॉर्मल नहीं है, तो इन लोगों को क्या ठीक किया जा सकता है? डेफिनेटली किया जा सकता है। अगेन सेम क्वेश्चन, ये प्रॉब्लम उस बच्चे में आया क्यों, बस वो पता कर लो और उस पर काम कर लो। किसी भी इसमें आपको कारण ढूंढना है। जैसे बचपन से ही वो वैसा है। हाँ, तो हो सकता है कि माँ के गर्भ में जब वो था तब उसे कुछ स्ट्रेस आया हो माँ को, उसका इम्पैक्ट बच्चे में आया हो। मतलब मुझे तो एक केस ये भी याद है कि एक 64 ईयर की लेडी ने कहा कि सर मैं जब आँख बंद करती हूँ ना तो मैं माँ के गर्भ में जब थी तो मुझे उस समय का याद है। तो गर्भ में अगर बच्चा है और माँ को मेंटल शॉक आया तो बच्चे पे परिणाम होता है कि नहीं होता है? बिल्कुल होता है, तो उसका परिणाम उसके हेल्थ पे आएगा कि नहीं आएगा? डेफिनेटली माइंड और आएगा। ब्रेन पे भी आएगा। बट इस पे काम कोई नहीं करता। बट इससे जो हम सिस्टम करते हैं जेनेटिक एपीजेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट, इसमें इस पर भी काम किया जा सकता है। तो हर बच्चे को अगर प्रॉपर इलाज मिले, जड़ से इलाज मिले, तो उसे हम रिजल्ट दे सकते हैं और हमने बहुत सारे केसेस में दिए हैं। तो ये भी केसेस में अगर आपके घर पे हैं, चीज़ें हैं, तो आप डॉक्टर साहब से संपर्क कर सकते हैं। माइंड ट्रांसप्लांट क्या है? आपके बुक्स भी हैं माइंड ट्रांसप्लांट, मतलब आप दिमाग बदल देते हो ये क्या है? दूसरा दिमाग फिट कर देते हो उस जगह पे, क्या है ऑलमोस्ट ये? आपका दिमाग सपोज पेन ड्राइव से निकाल कर दूसरा दिमाग डाल दिया तो मज़ा आएगा ना। बिल्कुल आएगा। और एग्जैक्टली हम ऐसे ही करते हैं। हमारा 5 डेज़ का रिट्रीट होता है। हाँ, क्या होता है और उसमें? माइंड ट्रांसप्लांट मेरा फेवरेट टॉपिक है। लोग क्या करते हैं ना, आजकल किडनी खराब हो गई, किडनी ट्रांसप्लांट कर देते, लीवर ट्रांसप्लांट कर देते, स्किन ट्रांसप्लांट, हेयर ट्रांसप्लांट, बोन ट्रांसप्लांट, जॉइंट ट्रांसप्लांट, सारे दुनिया भर के ट्रांसप्लांट करते हैं। अभी तो हार्ट और ब्रेन ट्रांसप्लांट पे भी आ रहे, लंग ट्रांसप्लांट भी कर रहे हैं। बिल्कुल आ रहा है। लेकिन सब इन सारी बीमारियों की जड़ माइंड है। लेकिन तो माइंड ट्रांसप्लांट क्यों नहीं करते? तो लोग बोलते हैं किडनी को बदल दो 20 लाख, लीवर को बदल दो 50 लाख, लंग्स को बदल दो अगेन 50 लाख। क्या कर रहे हैं? ये पार्ट पार्ट का इलाज कर रहे हैं। मतलब हम तो स्पेयर पार्ट वाला इलाज कर रहे हैं। मैं कहता हूँ एक काम करो, ये ख़राब क्यों हुए? तो एक्सपर्ट्स कहते हैं कि 90 से 95% बीमारियाँ साइकोसोमैटिक यानी कि मनोशारीरिक होती है। तो मैं कहता हूँ अगर 90 से 95% बीमारियाँ, इवन कुछ लोग 98 भी कहते हैं, सो अगर 90 से 98% बीमारियाँ मनोशारीरिक होती है तो 90 से 98% इलाज मनोशारीरिक क्यों नहीं होते? तो हमने वही इकोसिस्टम बनाया जिसमें सबसे पहला मनोशारीरिक सारा काम करते हैं। तो मैं कहता हूँ किडनी लीवर ट्रांसप्लांट करने से पहले एक बार माइंड ट्रांसप्लांट करके देखो, क्योंकि हो सकता है किडनी अपने आप रिकवर हो जाए, क्योंकि माइंड इज़ द बॉस, राइट? तो हम माइंड ब्रेन जीन्स तीनों को अगर बदल सके, तीनों पे काम कर सके, तो आपके किडनी तो इन तीनों का गुलाम है। किडनी अपने आप एक्टिवेट होना शुरू हो जाती है। तो इसलिए पहला काम माइंड ट्रांसप्लांट। और करते कैसे? क्या हम किसी और का माइंड आपके अंदर डालेंगे? ज़रूरी नहीं है। आपका एक मेंटल सेटअप होता है, राइट? तो आपका एक मेंटल सेट, सपोज एक पर्सन है जिसका नाम है सपोज प्रतीक। तो जब प्रतीक हमारे यहाँ आएगा, राइट, ये इमेजिनरी नेम है, तो प्रतीक जब हमारे यहाँ आएगा और जिस तरह का व्यक्ति रहेगा, उसकी सोच, उसका पैटर्न, उसका थिंकिंग, उसका चिंता, उसका स्ट्रेस और उसकी मेमोरीज, उसका पास्ट, हम सारा इरेज करके बदल डालेंगे। तो जब वो जाएगा तो वो प्रतीक नहीं रहेगा, वो प्रतीक 2.0 हो जाएगा। क्यों? कि पहले उसे टेंशन आता था 5 दिन में, अब नहीं आता। पहले वो डरता बहुत था, अभी डरता भी नहीं है। पहले चिंता बहुत होती थी, अब चिंता भी नहीं होती है। पहले उसे पेट दर्द होता था, अब वो दर्द भी नहीं होता था। विदिन 5 डेज़ हमने ब्लड रिपोर्ट्स को भी चेंज होते देखा है, हमने सीटी स्कैन को भी चेंज होते देखा है, और लोगों को तो कम्प्लीटली चेंज होते हुए देखा है। तो कितना भी बड़ा प्रॉब्लम हो, अगर आप माइंड ब्रेन जीन्स 3 चीज़ों पर काम कर सके तो आप देखना कोई भी काम पॉसिबल है। एग्जाम्पल दूँ, अगर भारत देश में कुछ भी काम करना है तो शायद आप और मैं हर काम नहीं कर सकते,
लेकिन अगर हम किसी भी तरह से प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर तीनों तक पहुंच गए, तो क्या आपको लगता है कोई भारत में काम कोई असंभव बचेगा? प्राइम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर और फाइनेंस मिनिस्टर, सपोज तीनों आपके परिचित है, तो तब कोई भी काम कर सकते हो। तो फिर जीन्स, ब्रेन और माइंड, ये तीनों आपके कंट्रोल में आ गए, तो फिर कोई भी बीमारी रिवर्स हो सकती है। बिल्कुल हो सकती है, ट्रू। अभी एक सर्वे सामने आया है कि आने वाले दिनों में, आने वाले सालों में स्ट्रेस की जो नंबर्स हैं लोगों में, या स्ट्रेस का जो अमाउंट है वो काफ़ी बढ़ने वाला है, क्योंकि लोग ज़्यादा बिजी रह रहे हैं, या लोगों के अंदर ये आ गया कि उन्हें पैसा कमाना है या उन्हें अपने आप को एक मुकाम पे पहुंचाना है। तो स्ट्रेस का नंबर्स ज़्यादा बढ़ने वाला है। इसके लिए आप लोगों को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि स्ट्रेस ना चाहते हुए भी उनके माइंड में या सबकॉन्शियस माइंड में कहीं ना कहीं वो चीज़ें रहती है। भले आपसे नाराज़ हैं, आपके बारे में कुछ नेगेटिव थॉट है मेरे मन में, लेकिन मैं आपको बता नहीं रही हूँ, आपको दिख नहीं रहा है, लेकिन मेरे अंदर सबकॉन्शियस माइंड में वो चल रहा है, जो मेरे ही बॉडी को नुकसान पहुँचा रहा है। एकदम सही। राइट? तो इन चीज़ों को जड़ से निकालने के लिए क्या करना चाहिए? लोग पहले पैसा कमाने के लिए हेल्थ को गंवाते हैं, और फिर हेल्थ को पाने के लिए पैसा गंवाते हैं। फाइनली उनके पास कुछ नहीं बचता। ज़ीरो राइट? आउटपुट। तो आपने बहुत सही कहा कि स्ट्रेस अभी और बढ़ने वाला है, और ऑलरेडी देखो शायद हर कोई किसी ना किसी स्ट्रेस में है, और भी एआई के ज़माने में जॉब्स भी जाने वाले हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स आएंगे। ऑलरेडी जा रहे हैं। ऑलरेडी जा रहे हैं, यस। तो अभी स्ट्रेस तो और बढ़ने वाला है। तो लोग हैं ना, जनरली जब तक बड़े ज़्यादा बीमार नहीं हो जाते तब तक हेल्थ पर ध्यान नहीं देते। तो लोगों ने आइडियली समझना चाहिए कि अगर वो हेल्दी रहेंगे तो ही तो पैसा कमाएंगे। राइट? मतलब मैंने काफ़ी लोग देखे, बीमार हो गए और जॉब चला गया, बीमार हो गए, अभी मैंने आज ही कंसल्टेशन किया, बीमार हो गए, उसका बिजनेस था, बिजनेस ठप हो गया, स्टॉक मार्केट का रनिंग ज़ीरो हो गया। तो आपको अगर सही में पैसे कमाना है तो लोग मेहनत करते हैं, वो गलत है। मेहनत करो, बट मेहनत करने वाली बॉडी को, माइंड को, आपको खुद को तो फिट रखो। तो स्ट्रेस वालों के लिए या लोगों के लिए सलाह ये है कि आप पहले हेल्थ पर ध्यान दो। ऑलवेज हेल्थ शुड बी फर्स्ट। लेकिन जनरली लोग हेल्थ को लास्ट रखते हैं, और मैं तो कहूँगा कि पूरे जीवन भर कोई अपनी हेल्थ की केयर नहीं करता। बीमारी का मैनेजमेंट करते हैं लेकिन हेल्थ की कोई केयर नहीं करता। राइट? तो आप हेल्थ की केयर करना सीखो, बीमार होने से पहले करेक्शन सीखो। जैसे कोई स्मोकिंग करता है, उसे कह दो स्मोकिंग छोड़ दो, वो नहीं छोड़ेगा। कैंसर हो जाए, छोड़ देगा। अब देखो, उसने कैंसर होने के बाद छोड़ा। मैंने तो एक व्यक्ति को ये भी कहा था, तो आप 20 साल से कैंसर होने के लिए कोशिश कर रहे थे, क्योंकि अभी छोड़ दिया मतलब गोल पूरा हो गया। राइट? अल्कोहल भी किसी को छोड़ने को लो, नहीं छोड़ेगा। लीवर फेल हो जाए तब छोड़ देगा। तो हमने हेल्थ के लिए कोई सेक्रीफाइस किया ही नहीं, हेल्थ के लिए कोशिश की ही नहीं। तो पूरी दुनिया में सभी लोगों ने आज से हेल्थ के बारे में सोचना शुरू करना चाहिए। मतलब लाइफस्टाइल ख़राब है, आज करेक्ट कर लो। मुझे पता है बीमार होने के बाद तो करोगे, तो आज कर लो। कोई नींद बराबर लेता नहीं है, लेट सोता है, नेटफ्लिक्स देखता है, आज लाइफस्टाइल का सोने का टाइम सुधार लो। कोई खाने पीने में बहुत जंक लेता है, बोलेगा सर डायबिटीज़ आ गया तो बंद कर दूंगा। अरे क्यों इंतज़ार कर रहे हो आने का? इंतज़ार करोगे तो आएगा ज़रूर। राइट? तो अभी बंद कर दो। तो अगर आप हेल्थ पे काम करोगे ना, ये स्ट्रेस आपका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। देन मेंटल रिलैक्सेशन के लिए कुछ ना कुछ मेडिटेशन कर लो, योगा कर लो, या फिर कुछ लोगों को ज़्यादा स्ट्रेस है तो हमारा जो ऑनलाइन प्रोग्राम है मैं बहुत हाईली रिकमेंड करता हूँ कि घर बैठे आपका पूरा स्ट्रेस, माइंड वर्क, ब्रेन वर्क, जेनेटिक वर्क, तो आप बीमार नहीं है तो भी ये करना चाहिए। तो ये ऐसी चीज़ है जो आपके कम से कम 20 लाख से 50 लाख बचा सकते हैं, वो भी नाम मात्र शुल्क या ऑलमोस्ट फ्री में। तो बिल्कुल करना चाहिए सबने। जब स्ट्रेस की बात हो गई है, इसके बाद जो सबसे बड़ा रीज़न बनता है आपके बीमार होने का, वो है आपका जीभ, यानी कि आपका स्वाद। आपको स्वाद के चटकारे लेने का बहुत मन होता है कि अच्छा अभी मन हो गया, या रात में 12 भी बज रहा है, भूख लगी है तो पिज़्ज़ा खा लेते हैं या बर्गर खा लेते हैं, या फिर कभी भी एनी टाइम कुछ भी हम खा लेते हैं, जिस वजह से हमारे लिवर पे इफ़ेक्ट पड़ता है। एंड आई थिंक लिवर इज़ द मेन कॉजेज़ ऑफ एवरी योर जो भी आपको डिजीज़ेज़ होते हैं वो चीज़ें होती हैं। तो स्वाद के चटकारों पे कैसे रोक लगाया जाए? ये शायद सबसे कठिन सवाल आएगा ये, बिकॉज लोगों को काफ़ी बार ऐसा लगता है कि शायद वो खाने के लिए पैदा हुए हैं। मतलब मैं बस खा के मरना चाहता हूँ, कुछ भी हो। हाँ, मतलब लोग बोलते हैं
कि सर खाना पीना बंद कर दो तो जी के क्या फ़ायदा। हाँ। मतलब मुझे ऐसा लगता है कि भगवान ने उनको भेजते समय कहा, पार्थ जाओ धरती पर बहुत खाना हो गया है, समाप्त करके आओ, हाँ, खा गया हो सब खा कुछ। के आओ सब कुछ। हाँ। देखिए, अगर आप हेल्थ से प्यार करते हो तो आपको हेल्दी हैबिट्स तो शुरू से चाहिए। और ये जो जीभ है ना, ये बड़ी खतरनाक है, दुधारू तलवार है ये, राइट। अच्छा बोल के आप किसी का दिल जीत भी सकते हो और बुरा बोल के किसी का दिल चीर भी सकते हो, राइट। वैसे ही अच्छा खाकर आप सेहत को सुधार भी सकते हो और बुरा खाकर सेहत को बिगाड़ भी सकते हो। और स्वाद जनरली बुरी चीज़ों में ही हमें ज़्यादा मिलता है, क्योंकि आदत उसकी है, एडवर्टाइजमेंट उसकी आती है। आपने कभी देखा कि एक कोई कोई सलाद की एडवर्टाइजमेंट कर रहा है ना? तो आपको सारा यही मिलेगा, एडिक्टिव चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट मिलेगी। तो जितनी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट होती है उनको खाना बंद कर दो। ऐसे एडवर्टीजमेंट करेंगे कि बस लगेगा कि अभी चल के दुकान से खरीद लो। तो इन सब चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट जो होती है ना, आप ये सब खाना बंद कर दो तो आप वैसे ही हेल्दी हो जाओगे। तो पिज़्ज़ा की एडवर्टाइजमेंट देखिए, आज से पिज़्ज़ा बंद, बर्गर दिख गया बर्गर बंद, स्प्राइट दिख गया स्प्राइट बंद। कभी भी आप देखोगे हेल्दी चीज़ों की एडवर्टाइजमेंट नहीं होती, और ये ज़्यादा आसान है। जैसे नींबू शरबत, एडवर्टाइजमेंट नहीं दिखेगी, क्योंकि वो लेकिन सस्ती मिलती है ना सर। सस्ती मिलती है, घर में बन जाती है, फ्री में हो जाती है। इसलिए उसकी एडवर्टीजमेंट नहीं होती है। सो जीभ का चटकारा मतलब हेल्थ से बंटवारा। हम्म। तो अगर हेल्थ नहीं चाहिए तो जीभ पर ध्यान दो, चटकारों पे ध्यान दो। नहीं तो जीभ को बोलो भाई थोड़ा शांत रहे, मुझे लंबा और हेल्दी जीना है, लोगों के लिए, परिवार के लिए और देश के लिए कुछ करना है। कुछ करना है तो जीभ को शांत करना सीख जाओ, दैट्स इट। ट्रू। और ये लोगों को करना ही पड़ेगा, तब जाके चीज़ें आपकी अब लाइफ में जो चाहते हैं वो होगा। अच्छा, सबसे बड़ा सवाल ये आता है ना कि जब एक लेडी के गर्भ में बच्चा रहता है, जब वो प्रेग्नेंट रहती है, तो उस समय भी बहुत सारी चीज़ें होती है जो ध्यान रखना चाहिए, वरना कभी भी मिसकैरेजेस भी हो सकते हैं। हाँ, हम ये कह देते कि भगवान की मर्ज़ी थी, लेकिन आप भी तो कुछ कर सकते थे जिस वजह से आप अपने आप को हेल्दी रख सकते थे या कुछ अच्छी चीज़ों को ग्रहण कर सकते थे। तो आप क्या, क्योंकि ना इस बारे में कोई बात नहीं करते हैं सर। डॉक्टर्स कह बराबर। देंगे डाइट ले लो और ये कर दो, इंजेक्शंस ले लो, कुछ भी हुआ फिर वो आपकी बॉडी पे भी इफ़ेक्ट डालता है। तो जब वो 9 महीने का टाइम होता है, इट्स वेरी क्रूशियल फॉर एवरी यस। वुमेन। सो उस समय एक लेडी को अपना ध्यान कैसे रखना चाहिए ताकि बच्चा हेल्दी हो, उसके बॉडी के पार्ट्स में कोई प्रॉब्लम ना हो, उसका सोल अच्छा आए, क्या ध्यान रखना चाहिए? आपने कहा भगवान की मर्जी है, मुझे बताइए भगवान कहाँ पर है? हमारे अंदर। हमारे अंदर है ना। तो बस उस अंदर में हमें थोड़ा सा ध्यान रखना ज़रूरी है, बाहर की चीज़ें नहीं। तो जो गर्भवती महिला है उसको सबसे पहले, आजकल तो गर्भ संस्कार करते हैं काफ़ी लोग, पहले नहीं करते थे, राइट। लेकिन उससे स्ट्रेस और टेंशन नहीं आना चाहिए। और मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, कुछ अब कोई सासू माँ देख रही होगी तो बोलेगी मतलब मैं बहू की इतना केयर क्यों करूँ? अरे तुम्हारे नाती के लिए करो, राइट। तो वो गर्भवती महिला की केयर हमको बच्चे के लिए करनी है। ऑब्वियसली महिला की तो केयर करनी चाहिए, लेकिन जो बच्चा है वो पूरा हेल्दी चाहिए आपको। तो जो गर्भ में है उस समय से केयर करो। लोग क्या करते हैं, बच्चा पैदा होने के बाद बहुत केयर करते हैं। जबकि वो मायने नहीं रखता है सर, 5वें महीने से बच्चा हर चीज़ ऑब्जर्व करने लगता है, अगर लोगों को यस, पता है तो। बिल्कुल। तो ज़्यादा इनफैक्ट आप कहोगे कोई 40 साल के व्यक्ति को कोई प्रॉब्लम है तो उसकी जड़ कहाँ हो सकती है? तो जो गर्भ में उसे संस्कार मिले हैं, जो टॉर्चर मिला है, उसका रिजल्ट उसको 40-50 साल में भी मिल सकता है। तो अगर आपको अपने बच्चे सही में हेल्दी चाहिए, प्यार करते हो, तो बच्चा पैदा होने के बाद प्यार मत करो, प्यार तब करो जब वो गर्भ में है। तब से प्यार करोगे तो वो बच्चा हेल्दी और हैप्पी और सक्सेसफुल भी होगा और वो बीमारियां उससे दूर रहेगी। अगर आपने बच्चा गर्भ के अंदर है तब टॉर्चर कर दिया, स्ट्रेस दे दिया उसको, या गलत तरह की दवाइयाँ दे दी या कुछ इंजेक्शंस ले लिए, टॉनिक्स ले लिए, लोग आजकल तो महिलाएं स्मोकिंग भी करती है, ड्रिंक भी लेती है, और बाद में फिर रोना मत कि आपके बच्चे को बीमारी क्यों है, आपके बच्चे को डिप्रेशन क्यों है, आपके बच्चे को लर्निंग डिसेबिलिटी क्यों है, और मेरा बच्चा बाकियों जैसा होशियार क्यों नहीं है, या नॉर्मल क्यों नहीं है, या बच्चे को कैंसर कैसे हो गया, फिर रोना मत। तो अगर आपको बच्चा हेल्दी चाहिए तो जब वो गर्भ में है तब से उसका केयर करना शुरू करो। उस महिला को हैप्पी रखो, आलतू फालतू की दवाइयाँ मत दो, कोई बैड हैबिट्स नहीं होना चाहिए, स्मोकिंग नहीं होना चाहिए, खाने पीने में एहतियात बरतना चाहिए। तो बच्चे को 9 महीने में आपने हेल्दी इनपुट्स दे दिए तो आगे की पूरी लाइफ उसकी वहाँ से हेल्दी होना शुरू हो जाती है। बिल्कुल सर। आप कॉर्पोरेट कोचेस भी देते हैं, वहाँ भी जाके आप हीलिंग का आप सेमिनार्स लेते हैं, आप लोगों को हील करते हैं। तो कॉर्पोरेट कोचेस में या कॉर्पोरेट जगहों पे आप किस तरीके से लोगों की हेल्प करते हैं?
देखिए, आप जैसे आपको पता है कि हम जेनेटिक एपीजेनेटिक रूट कॉज ट्रीटमेंट करते हैं। अब लोगों को पता ही नहीं है कि जड़ से इलाज भी हो सकता है। लोगों को पता ही नहीं कि क्रॉनिक बीमारी में दवाई के अलावा भी कुछ करना ज़रूरी है। मैं एग्जांपल देता हूँ जनरली हमेशा कि एक किसान को पकड़ लो। अगर किसान के पास कुछ अच्छे बीज दे दिए जाए, दुनिया के सबसे हाई क्वालिटी के बीज, और वो किसान ज़मीन पर ऐसा फेंक दे, तो रिजल्ट क्या आएगा बताइए? कुछ नहीं, ज़ीरो। कुछ नहीं आएगा, ज़ीरो, राइट। हम मेडिसिन में, इलाज में ऐसे ही करते हैं। बट फिर किसान को सपोज हमने इंस्ट्रक्शन दिया कि ऐसे नहीं चलेगा, तो किसान ने क्या किया कि एक ज़मीन देख ली जहाँ पर नरम ज़मीन देख ली और वहाँ पर बीज बो दिया। तो अब वो जो नरम ज़मीन थी वहाँ पर गटर का पानी आ रहा था या ख़राब पानी था, वहाँ कुछ रिजल्ट मिलेगा उसको? वहाँ पे भी नहीं मिलेगा, राइट। क्योंकि जो किसान के पास बीज है, वो बीज में इतनी वैल्यू नहीं है जितनी उस ज़मीन में होनी चाहिए। ज़मीन ज़मीन तो फर्टाइल होना चाहिए। बराबर है। ठीक वैसे ही जब आप दवाई खा रहे हो तो आपकी बॉडी भी तो फर्टाइल होना चाहिए। एग्जैक्टली। तो आप देखते हो कि माइंड में चिंता है, टेंशन है, डर का माहौल है, हमेशा एंग्जाइटी चलती है, डिप्रेशन चलता है, राइट। इसका असर ब्रेन पर आता है और ब्रेन में से सारे निगेटिव न्यूरोट्रांसमीटर निकलते हैं। इसका असर पूरा बॉडी पे जाता है, सारे हार्मोन्स निगेटिव हो गए हैं। उसका असर ऑर्गन्स पे गया, ऑर्गन सारे बीमार है। और आप क्या कर रहे हो? बस पहले किसान की तरह दवाई खा रहे हो। असर कहाँ करेगी ये? तो मैं कॉर्पोरेट में ये एजुकेशन देता हूँ लोगों को कि देखो, अगर आप चाहते हो कि आपकी हेल्थ ठीक हो तो दवाई के भरोसे मत रहो, आपके भरोसे रहो। आप अंदर से बदलाव शुरू कर दो, दवाई काम करना शुरू कर देगी। तो मैं ये नहीं कहता हूँ सबको कि आप हमारा इलाज करो। मैं कहता हूँ आप पहले खुद की केयर करना सीखो, हर लेवल पर। माइंड के लेवल पर केयर करो, ब्रेन के लेवल पर केयर करो, जीन्स एंड डीएनए पर एपी जेनेटिक्स पद्धति से काम किया जा सकता है, वो करो, कहीं से भी कर लो। बट ये करना ज़रूरी है, क्योंकि किसान अगर ज़मीन पे काम नहीं करेगा, उसका बीज वेस्ट जाएगा। आप अगर खुद पर काम नहीं करोगे, आपका इलाज वेस्ट जाएगा। तो कॉर्पोरेट में जाकर मैं ये एजुकेट करता हूँ लोगों को कि बीमारी का इलाज है, खुद पर काम करना सीखो। डॉक्टर तो आपके अंदर बैठा है, आप भगवान की पूजा करते हो मंदिर में जाकर, और इलाज के समय उस भगवान जो अंदर बैठा है उसे निगलेक्ट करते हो, तो आपको रिजल्ट मिलना ही नहीं चाहिए, क्योंकि हीलिंग सिस्टम को आप सप्रेस कर रहे हो। तो हम कहते हैं हीलिंग सिस्टम को एक्टिवेट कर लो और उसके बाद दवाई लो। देखो ऐसा कैसे बीमारी रिवर्स नहीं होती है। बिल्कुल। आप फॉरेन की कंट्रीज़ जैसे दुबई, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका, यहाँ से भी आप लोगों को हील करते हो या लोगों की बीमारी को दूर करते हो। आपको क्या लगता है एज़ कम्पेयर टू फॉरेन कंट्रीज़, इंडिया में नंबर्स ऑफ़ पीपल जो बीमार है स्ट्रेस की वजह से या किसी भी रीज़न की वजह से, वो ज़्यादा है या बाहर में ये बीमारियाँ ज़्यादा है? देखिए, बीमारियाँ मैं कहूँगा जैसे डायबिटीज़ है, अभी सभी जगह डायबिटीज़ है। ओबेसिटी लेकिन अभी काफ़ी भारत बढ़ रही में है। पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वैसे भी डायबिटिक पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो भारत सरताज बन गया। तो बीमारियाँ हर जगह है, और सबसे बड़ा प्रॉब्लम एक है कि हर जगह एक सेंटेंस भी कॉमन है, क्रॉनिक बीमारियों का इलाज नहीं है। हम उसी का सोल्यूशन लेके आए हैं कि क्रॉनिक बीमारियों का इलाज संभव है, उसे रिवर्स करना भी संभव है, और कुछ बीमारियों को तो क्योर करना भी संभव है। तो ये लोगों तक पहुंचाने के लिए ही हम ऑल ओवर वर्ल्ड भी हम इलाज करते हैं। और मैंने जैसे कि पहले बताया कि हमारे पास आने की ज़रूरत नहीं पड़ती लोगों को। मेडिसिन हम कुरियर से भेज देते हैं, बाकी सारी थेरेपीज़ हम ऑनलाइन कर देते हैं। यानी कि माइंड की थेरेपीज़ करना है, ऑनलाइन कर दिया। ब्रेन को रीवायर करना है, न्यूरोप्लास्टिसिटी करना है, वो भी ऑनलाइन कर दिया। एपी जेनेटिक थेरेपीज़ करना है, वो भी ऑनलाइन कर दिया। तो सारे प्रोग्राम्स हमारे ऑनलाइन हो जाते हैं। तो पेशेंट कहीं भी बैठा हो, दुनिया के किसी भी कोने में, भारत के किसी भी कोने में, वो हमारा इलाज वैसे भी ले सकता है घर बैठे बैठे। अंत में मुझे ये बताइए, डॉक्टर रवि वैरागड़े जैसे और डॉक्टर्स इंडिया में आने चाहिए क्या? भारत की पुरानी जो उपचार पद्धति है उसे क्या भारत में वापस आना चाहिए, और इसे लेकर किस स्तर पर सरकार को या खुद पूरे एमबीबीएस कम्युनिटी या डॉक्टर्स की कम्युनिटी को काम करना चाहिए? अगर हमने एंशियंट इंडिया को महत्व नहीं दिया तो बीमारियों का रिजल्ट नहीं मिलेगा। क्योंकि देखिए, मॉडर्न में क्या हो रहा है, जैसे आप किसी को ब्लड सैंपल ले रहे हो, माइक्रोस्कोप में देख रहे हो, ब्लड टेस्ट कर रहे हो, स्कैन कर रहे हो, इससे आप इंसान को नहीं पहचान सकते। मतलब चलिए सपोज़ किसी को शादी करनी है, राइट, तो लड़की से ब्याह करना है, वो लड़की को मिल नहीं रहा, बात नहीं कर रहा है, सिर्फ ब्लड सैंपल ले लिया और सीटी स्कैन कर लिया, तो क्या वो लड़की के बारे में जान पाएगा? तो अगर इंसान के बारे में आप जान ही नहीं पाओगे, उसका इलाज कैसे कर पाओगे? तो अगर हमने इंसान को समझना है तो पहले हमें उससे बात करनी पड़ेगी। उसके इमोशंस, उसकी भावना, उसका पास्ट, उसके साथ क्या बीती है देखना पड़ेगा। उसके ट्रॉमास को समझना पड़ेगा और उसे इरेज करना पड़ेगा।
अब ये सारी चीज़ें टेस्ट में नहीं आती, तो आप देखोगे फिर इसका इलाज कैसे करते। चलिए एंशंट इंडिया में चलते। पहले लोग समाधि में जाते थे, सोल पर काम करते थे, माइंड पर कंट्रोल करते थे। आज क्या करते हैं, हम सिर्फ दवाई खाते हैं। इट विल नॉट वर्क। इसलिए आप देखोगे मेरे इंस्टा हीलिंग कोड के बुक में एक लिखा मिलेगा सेंटेंस, एंशियंट इंडिया प्लस अल्ट्रा मॉडर्न टेक्निक्स। ये दोनों का कॉम्बिनेशन करते हैं हम। मतलब आप बोलोगे सर आप माइंड पर सोल पर काम करते हुए तो एंशियंट हो गया, पुराना इलाज हो गया। वेरी गुड, यस, वो बहुत पुराने पावरफुल इलाज है वो। लेकिन साथ ही साथ हम जेनेटिक्स, एपीजेनेटिक्स और डीएनए को भी चेंज करते हैं। ये तो अल्ट्रा मॉडर्न हो गया। सो वी आर द कॉम्बिनेशन ऑफ एंशियंट इंडिया एंड अल्ट्रा मॉडर्न थेरेपीज। दोनों को मिलाना ज़रूरी है, और जब तक दोनों नहीं मिलेंगे रिजल्ट भी नहीं मिलेंगे। बहुत अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत कुछ जानकारी सामने आई, और आई विल हाईली रिकमेंड टू द पीपल जो किसी भी बीमारी से परेशान है। जी हाँ, मैं फिर से रिपीट कर रही हूँ, किसी भी बीमारी से परेशान है, क्योंकि हो सकता है कि आपको उसका रूट कॉज ना पता हो। अगर जड़ नहीं पता है तो फिर आप इलाज कितना भी करवा लीजिए, फिर से वो रिपीट होगा, फिर से आपके लाइफ में वो सारी चीज़ें आएंगी। तो अगर आप इन चीज़ों से परेशान हैं और आप इंडिया ही नहीं कहीं भी बैठे हैं और आपको अच्छे डॉक्टर नहीं मिल रहे हैं, आपको नहीं समझ में आ रहा है कि मैंने तो एलोपैथी ट्राई कर लिया, आयुर्वेदा ट्राई कर लिया, होम्योपैथी ट्राई कर लिया, योगा ट्राई कर लिया, हर चीज़ ट्राई कर लिया, लेकिन नहीं जा रही है चीज़ें, तो आई विल रिकमेंड कि एक बार आप डॉक्टर रवि से ज़रूर मिले। उनके वेबसाइट डिटेल्स आपको गूगल पे मिल जाएंगे। उनके सारे रिट्रीट की प्रोग्राम, सेमिनार्स की प्रोग्राम या फिर ऑनलाइन कंसल्टेशन के बारे में जानकारी आपको मिल जाएगी। हम अपने कमेंट सेक्शन में भी आपको पिन करके दे देंगे, तो आप ज़रूर जाइए और स्वस्थ रहिए, क्योंकि भगवान जब बुलाएंगे ना तो आपको हेल्दी वे में भी ऊपर बुला लेंगे। उसके लिए आपको बीमार नहीं करने की ज़रूरत है। थैंक यू सो मच सर, बहुत मज़ा आया आपसे बात करके, बहुत अच्छी जानकारी मिली अनफिल्टर्ड वे में, और आई होप एंड आई विश कि आप जैसे डॉक्टर्स और आए इंडिया में, ताकि इंडिया का नाम और हो। थैंक यू सो मच। डेफिनेटली, एंड थैंक यू फॉर बीइंग सो अनफिल्टर्ड, क्योंकि ये नॉलेज तो अनफिल्टर्ड ही जाना चाहिए, Yes. मास्क के साथ नहीं। सो थैंक यू फॉर थैंक यू।